वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बाद काफ़ी हद तक आप एनर्जी को तो समझ ही चुके होंगे। आज हम मज़ीद एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि ये एनर्जी क्या चीज़ है। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात कही थी कि जो एनर्जी है वो किसी भी जिस्म की सलाहियत होती है, ये इसमें काबिलियत होती है कि वो कोई ना कोई काम जो है सरअंजाम दे सके। एनर्जी है क्या? डेली लाइफ में जो एनर्जी होती है किसी चीज़ में ताकत होना, थोड़ी सी तवानाई होना, हरारत होना किसी भी काम को करने के लिए। डेली लाइफ में हम लोग एनर्जी जो है किसी भी काम को सहूलियत से करने के लिए करते हैं, और अपनी एनर्जी जिस चीज़ पर हम लगाते हैं, जिस चीज़ से आसानी से काम लेने के लिए हम उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हमारी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते उस बॉडी में चली जाती है, और वो जो बॉडी है हमारी दी हुई एनर्जी से आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। एनर्जी के बहुत से एग्जाम है, जैसे कि अगर कोई बोल रहा है तो उसकी साउंड है, वो साउंड की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो बोल पा रहा है, जिसे हम लोग साउंड एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह रोशनी की भी एनर्जी तवानाई होती है जिसे हम लोग लाइट एनर्जी कहते हैं। इसी तरह केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और जो वेव की एनर्जी होती है उसे हम लोग वेव एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। न्यूक्लियस में एनर्जी होती है उसे हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी में रखते हैं। इसी तरह एनर्जी की बहुत सी एग्जाम होती हैं, लेकिन एनर्जी के जो बेसिक टाइप है ना, जो दो बुनियादी एग्जाम है जिनके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं, वो दो हैं। एक जिसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं, और दूसरा वो जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी भी जिस्म की वो एनर्जी होती है जो जिस्म के मोशन की वजह से होती है, यानी कि कोई भी जिस्म अगर हरकत में है तो उस दौरान वो जो एनर्जी रखता है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को मज़ीद दो कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। एक पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से होती है, अगर कोई जिस्म सतह ज़मीन से थोड़ी सी बुलंदी पर है तो हाइट की वजह से उसमें जो एनर्जी होती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और एक किसी भी जिस्म की इलास्टिसिटी, उसमें खिंचाव या लचक की वजह से जो एनर्जी आती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं, लेकिन उसे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। और हाइट की वजह से एनर्जी को और अच्छा वर्ड दे देते हैं, किसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करते हैं कि ये कौन सी एनर्जी होती है। काइनेटिक के बारे में जैसे कि बताए, किसी भी जिस्म की मूवमेंट की वजह से है। अब जब कोई जिस्म मूव कर रहा है तो उसका कोई ना कोई मैस होगा, मैस भी रखता होगा, और वो किसी ना किसी वेलोसिटी से भी मूव कर रहा होगा। इसी वजह से हम लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में कहा था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 mv² की इक्वल होती है। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कोई भी जिस्म जो है वो मूव करे, फर्ज कीजिए कि ये एक गाड़ी है, इसकी इंजन पर जब कोई फोर्स लगाई जाती है, इसकी इंजन पर जब फोर्स अप्लाइड होती है एफ, तो ये जो गाड़ी है अपने में मौजूद पेट्रोल से एनर्जी लेती है और आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। गाड़ी की ये जो मूवमेंट है इसमें मौजूद एनर्जी की वजह से आई, और ये जो एनर्जी है इसे फोर्स ने दी, और इस एनर्जी को हम लोग कहते हैं कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि गाड़ी जो है वो सड़क पर मूव कर रही है, और अलोंग द सरफेस जो मूवमेंट होती है किसी भी जिस्म की उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। यानी कि कोई भी जिस्म मूव करे, चाहे वो ज़मीन पर मूव करेंगे, ज़मीन से कुछ बुलंदी पर जाकर भी अगर वो मूव करता है, मूवमेंट शो करता है, तो उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। फर्स्ट कर लीजिए कि अगर आप खड़े हैं, मैं आपको आपके वज़न के बराबर ही या आपके वज़न से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाकर आपको धक्का देती हूँ। बज़ाहिर ये अच्छी बात नहीं है कि मैं आपको धक्का दे रही हूँ, लेकिन चलिए मान लीजिए कि मैंने आप पर कोई फोर्स लगाई और आपको आगे की तरफ धक्का दिया, तो इस फोर्स की वजह से आप में एक एनर्जी आई, और इस एनर्जी ने आपको आगे की तरफ मूव कराया, और आप आगे की तरफ जाकर भागते हैं, गिरते हैं। तो इस फोर्स की वजह से, जो फोर्स मैंने आप पर अप्लाइड की जिसकी वजह से आप आगे की तरफ भागे हैं, तो वो एनर्जी जिसने आपको आगे भगाया है इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्योंकि आप तो ज़मीन पर ही भाग रहे हैं, ऐसा तो नहीं ना मैंने फोर्स लगाई आप हवा में उड़ जाए, ऐसा तो नहीं होता। आप पर फोर्स लगाइए और आप ज़मीन पर ही मूव कर रहे हैं, बस ये है कि थोड़ा सा आगे जाकर आप गिर पड़े हैं। तो इस एनर्जी की वजह से, जो एनर्जी आप में आई है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा मूव करने के काबिल हुए हैं, उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसी तरह प्लेग्राउंड में क्रिकेटर है, जब बॉल को हिट करता है तो अगर वो अलोंग द सरफेस ही रहे क्रिकेट बॉल, तो इसमें जो एनर्जी है इसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इसी तरह वॉलीबॉल, बास्केटबॉल अगर जो है अलोंग द सरफेस ही मूव कर रहे हैं और वो सरफेस पे ही मूव करें,
तो मूवमेंट की वजह से उनमें जो एनर्जी है इसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। इसी तरह किसी का दौड़ना है, कोई भाग रहा है, किसी का चलना है, ट्रेन का मूव करना है, बस का चलना है, बाइक का मूव करना है, ये सब का सब काइनेटिक एनर्जी में आ जाते हैं। इसी तरह अगर मैं एरोप्लेन की मिसाल लूँ, एरोप्लेन की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई, अगर मैं एरोप्लेन की एग्जांपल लूँ तो आपने देखा होगा कि एरोप्लेन हवा में उड़ने से पहले थोड़ी सी ज़मीन सड़क पर चलता है या रनवे पर दौड़ता है। तो इस वक्त जो दौड़ने के दौरान इसमें एरोप्लेन में एनर्जी होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि अब वो मूव कर रहा है, वो किसी न किसी वेलोसिटी से रनवे पर दौड़ रहा है। तो इस वजह से हम लोग इसमें जो मौजूद एनर्जी है इसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा कि जी किसी भी जिस्म की जो है ज़मीन से बुलंदी की वजह से जो एनर्जी होती है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है। फर्ज कीजिए कि जब क्रिकेटर ने इस बॉल को अगर ये ज़मीन पर ही मूव करी थी तो इसमें काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन वो अगर इसे सिक्सर लगाता है या कोई हिट किसी शॉट लगाता है तो आपने देखा होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन से मूव करते करते कुछ बुलंदी पर चले जाती है, और इस बुलंदी पर जाके इस बॉल में जो एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि ये ज़मीन से कुछ हाइट पर चले गई है। तो इस दौरान जो इसमें एनर्जी आती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में लेते हैं। इसी तरह जब बास्केटबॉल को हिट किया जाता है वो ज़मीन की सरफेस को छोड़कर कुछ हाइट पर जाता है, तो इस दौरान भी जो इसमें एनर्जी आती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में लेते हैं। इसी तरह जब एरोप्लेन है रनवे पर दौड़ने के बाद जब वो हवा में उड़ना शुरू कर देता है तो इस दौरान जो इसमें एनर्जी आ जाती है उसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और कुछ सिचुएशन ऐसी भी होती हैं कि उनमें काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। जैसे कि एरोप्लेन अगर तो वो ज़मीन पे मूव कर रहा था तो उसमें काइनेटिक एनर्जी थी, लेकिन जैसे ही वो ज़मीन की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ड्यू टू हाइट उसमें जो है पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और इस पोटेंशियल एनर्जी के बाद हाइट गेन करने के बाद हमने देखा है कि जो एरोप्लेन है वो रुकता तो नहीं ना, आगे की तरफ चलता। और अक्सर हमने देखा है कि जो जहाज है वो रुकता तो नहीं ना, आगे की तरफ चलता है। तो आगे की तरफ मोमेंट की वजह से वो किसी ना किसी वेलोसिटी के तहत आगे मूव करता है। तो इस वजह से हवा में जब जहाज जेट या रॉकेट वगैरह होते हैं तो उनमें काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी तो है ही हाइट की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ एडिशन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, क्योंकि वो ऊपर जाकर ज़मीन से बुलंदी गेन करने के बाद बावजूद भी जो है हरकत को जारी रखते हैं। और हरकत की वजह से किसी भी जिस्म की मोशन की वजह से जो एनर्जी है उसे हम लोग कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है। इन सब एनर्जी को चूंकि ज़मीन से कुछ हाइट पर है ना, और ज़मीन से कुछ हाइट पर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही जो हरकत होती है किसी बॉडी की उसे हम लोग और अच्छे वर्ड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। यानी कि अब ये क्रिकेट बॉल जो है ज़मीन से कुछ हाइट पर है तो इसे मैं कहूँगी तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन चूंकि ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है इसलिए ज़मीन से हाइट की वजह से इसको मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कह दूँगी और अच्छे वर्ड में इसको इस तरह से बयान कर दूँगी। अब जो है हम लोगों ने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी है वो दो चीज़ों की वजह से होती है, एक तो किसी जिस्म में हाइट की वजह से होगी और दूसरी ये कि इसमें जो है वो किसी इलास्टिसिटी की वजह से यानी खिंचाव की वजह से हम लोगों ने कहा था। तो उसे हम लोग जो है पोटेंशियल एनर्जी की दूसरी किस्म जिसे हम लोग कहते हैं जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी जिस्म में खिंचाव की वजह से है। यानी कि इसकी मिसाल में आप कह सकते हैं स्प्रिंग, अगर आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करें या उसको कंप्रेस करें तो इस पोजीशन में जो एनर्जी इसमें होगी स्टोर होगी उसे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह घड़ी के स्प्रिंग होते हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसे भी हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह कैटापुल्ट में आपने अक्सर देखा होगा कि कैटापुल्ट में जब आप कोई पत्थर या कोई चीज़ डाल के उसे खींचते हैं तो उस दौरान जो कैटापुल्ट के रबड़ हैं उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो भी तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, क्योंकि वो ड्यू टू इलास्टिसिटी उसमें स्टोर हो जाती है। तो ये भी कुछ एग्जांपल हैं जो आप लोग किसी भी इलास्टिक बॉडी में ये एग्जांपल तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में आती हैं। इसके अलावा कोई भी इलास्टिक बॉडी हो तो उसमें जो एनर्जी होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ही होगी। इसकी और अच्छी एग्जांपल इस तरह से दी जा सकती है कि आपने देखा होगा कि पिंडोलम पिंडोलम को तो आपने अक्सर देखा है, लैब में भी आप उसे प्रैक्टिकल करते हैं कि पेंडुलम की जो बॉब है अपनी बिल्कुल इस पोजीशन पे होती है कि ज़मीन के अलोंग ही वो मूवमेंट शो करे ज़मीन के ऊपर लाइट सी।
तो इस दौरान जो इसमें एनर्जी होती है किसी ना किसी वेलोसिटी के तहत, चूँकि ये मूवमेंट शो कर रहा है दाएँ-बाएँ लाइट से ज़मीन के ऊपर ही हो, तो इस दौरान जो इसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लोग जो है काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और जैसे ही ये ज़मीन से आहिस्ता-आहिस्ता बुलंद होता-होता कुछ हाइट पर जाता है, तो ड्यू टू हाइट इसने ज़मीन से हाइट गेन की है पॉइंट ओ से ए पर जाते हुए, तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाती है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, जिस्म का मूवमेंट कम हो रहा है और वो हाइट गेन करता जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होते-होते ख़त्म हो जाती है और जो पॉइंट ए पर जब वो पहुँचती है तो उसमें हाइट की वज़ह से सारी की सारी एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में कवर हो जाती है। और जैसे ही जिस्म वापस आता है पॉइंट ओ पर, तो फिर हाइट कम होते-होते ज़ीरो हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कवर हो जाती है। इसी तरह ये ओ से ए और ओ से बी की तरफ जाते हुए पोटेंशियल से काइनेटिक और काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी गेन करता रहता है ड्यू टू हाइट की वजह से। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। कोई भी जिस्म अगर ज़मीन की सरफेस में मूव कर रहा है या ज़मीन से बुलंदी पर भी जाकर मूवमेंट शो कर रहा है, तो उसमें जो उस वक़्त एनर्जी होती है उसे हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर जिस्म ज़मीन से बुलंदी पर है, कुछ हाइट पर है, तो हाइट पर होने की वजह से उसमें सारी की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास ये एक बॉल है जिसका वज़न जो है मास है 1 केजी इसका मास है और ये ज़मीन से कुछ एच हाइट पर है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये एच हाइट जो है 10 मीटर है। ये ज़मीन से बुलंदी पर है। तो इस दौरान चूँकि ये हाइट पर है, मूवमेंट तो कर ही नहीं रहा, तो मूवमेंट ना करने की वजह से वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। अब चूँकि वेलोसिटी ज़ीरो हो गई तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv² वो भी ज़ीरो हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं कि पॉइंट ए पर जिस्म की सारी एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो चुकी है। अब अगर मैं इस जिस्म को ज़मीन की तरफ फेंकती हूँ तो ज़मीन पर आकर ये हिट करता है। ये जिस वेलोसिटी से हिट करता है उस वेलोसिटी का हमें पता होना ज़रूरी है। इसको थोड़ा-सा सही करके बना लेते हैं, मुझसे थोड़ा ख़राब हो गया। यानी कि ये जो जिस्म है जिसे आप ऊपर से नीचे फेंकते हैं वो किसी न किसी वेलोसिटी से आकर ज़मीन पर हिट करता है और जैसे ही ज़मीन पर हिट करता है तो इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो ऊपर से नीचे आते-आते कम हो गई है और हाइट के कम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई है क्योंकि इस पॉइंट ओ पर आकर हाइट बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है और हाइट के ज़ीरो होने की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है और सारी की सारी एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। अब अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरी पॉइंट ए पर अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी चाहिए थी तो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर mgh के इक्वल होगी। इस पॉइंट पर जब ज़मीन से कुछ बुलंदी पर था तो mgh के इक्वल जो है इसकी पोटेंशियल एनर्जी है और m जो उसका मास है 1 kg है। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में ये मूव कर रहा है। 10 मीटर की इसकी हाइट है, यानी कि 10 मीटर की हाइट है तो इसकी जो एनर्जी बनती है वो बनती है जी 100 जूल्स, यानी इसकी एनर्जी जो है 100 जूल हो गई। अब अगर मैं इसको ज़मीन पर फेंकूँ तो इसने किसी न किसी वेलोसिटी से ज़मीन को हिट किया। इस वेलोसिटी का हमें पता होना चाहिए जिससे हमें पता चले कि इसने काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई इसमें। अब इस वेलोसिटी को कैसे फाइंड आउट करना है, मसला तो ये है, हमने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर जब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि v(f)² बराबर है va² प्लस 2ad के। चूँकि इनिशियल वेलोसिटी जब वो मूव कर ही नहीं रहा था तो vi तो इस टाइम ज़ीरो थी और जिस वेलोसिटी से उसने ज़मीन को हिट किया उसी वेलोसिटी को हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। तो vf की जगह मैं इजी वर्ड में v² लिख लेती हूँ और vi की जगह मुझे ज़ीरो लिख लेना चाहिए क्योंकि vi इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो थी क्योंकि बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। अब अगर मैं अब मुझे v² निकालना है तो 2 ऐसे ही और a की जगह मुझे g लिख लेना चाहिए क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है तो 10 उसकी वैल्यू आ गई और d जितनी उसने हाइट ट्रेवल की ऊपर से नीचे आकर हिट करने में वो 10 थी। तो इस तरह से मेरा v² तकरीबन 200 निकल आता है।
अब मैं अगर इस 200 से काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहूँ वी स्क्वायर से, तो मैं आसानी से बता सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अब पॉइंट ओ ए से जब जिसम ओ पर आया है, तो इस वक्त इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है हाइट कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई, और जिस वेलोसिटी से इसने ज़मीन को हिट किया उसकी वजह से सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो गई। अब इस काइनेटिक एनर्जी को मैं आसानी से मालूम कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। हम जानते हैं कि जो हमारी बॉल थी उसका वज़न था 1 kg, और जो हमारी वेलोसिटी है वी स्क्वायर वो 200 है। तो इस 2 ने इस 200 को कैंसिल किया, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी तकरीबन 100 जूल ही निकली। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली हो जाती है, और एनर्जी की जो मिकदार है वो बराबर रहती है। यानी कि काइनेटिक से पोटेंशियल में और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में तब्दीली हो जाती है, और एनर्जी की जो मिकदार है वो बराबर ही रहती है। इस चीज़ को हम लोग फिज़िक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसे हम लोग नाम देते हैं कि जी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जिसके बारे में अगले वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है और इसका हमें क्या फ़ायदा है। तब तक के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी और हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे।